हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे इंडियाज लॉन्ग रोड द सर्च फॉर प्रॉस्पेरिटी बाय विजय जोशी। चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे हम लोग। और हम पढ़ चुके अब तक द एंशियंट रिजाइम, जहां पे पंडित नेहरू और मिसेस गांधी का मेजर टेन्योर हम डिस्कस कर चुके। हमने जाते जाते जनता पार्टी एक्सपेरिमेंट की बात की थी। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी और 1980 आते आते चली गई थी। अब 1980 से लेकर हम 2014 तक जो है उसको एक सेकंड फेज में स्टडी करते हैं। यहां पे अब मार्केट इकोनॉमी की तरफ इंडियन इकोनॉमी मुड़ने की कोशिश कर रही है। अब से पहले एंशियंट रिजाइम में क्या था, हम सोशलिस्ट इकोनॉमी थे, और यहां से हम कैपिटलिज्म की तरफ कैसे टर्न लेते हैं ये हम यहां पर डिस्कशन अब करेंगे। और फिर डेटा दिखाएंगे आपको कि कैसे इस टर्निंग से इंडिया की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, पर कैपिटा जीडीपी में क्या चेंजेस आए थे। ये सारी बातें यहाँ पे डिस्कस होने वाली हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये जो चैप्टर है इसमें पॉलिटिक्स का जिक्र बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। तो हम रहें बुकिश ही, सिर्फ यहाँ पर जो बुक लिखती है वैसी बात ही करें। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है सर कि 1980 में जब जनता पार्टी की सरकार चली गई, दोबारा इलेक्शन हुए, मिसेस इंदिरा गांधी फिर इलेक्शन जीती और पावर में आई। और उनके पावर में आते ही उनको फेस करना पड़ा ड्रॉट। देखिए, इंडियन इकोनॉमी में ड्रॉट तो एक बड़ा मेजर रोल रखता है। हर 2-3 साल में एक बार सूखा पड़ता है, ठीक है, मानसून फेल हो जाता है, तो उसका इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा। तो ड्रॉट का इफेक्ट उनको फेस करना पड़ा। ऑयल प्राइस तेजी से बढ़े और मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस सामने आया, ठीक है। मगर इस बार जो रिस्पांस था उनका वो बहुत डिफरेंट था। रिस्पांस वाज वेरी डिफरेंट, ठीक है। तो क्या रिस्पांस था, लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो। आफ्टर रिटर्निंग टू पावर इन 1980, मिसेस गांधी फेस्ड ड्रॉट and oil price shock and a macroeconomic crisis। ड्रॉट फेस करा, ऑयल प्राइस शॉक फेस करा, और फेस करा उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है। द क्राइसिस रिस्पॉन्स, अब इस बार जो उनका रिस्पॉन्स था वो डिफरेंट था पिछली बार के रिस्पॉन्स से। द क्राइसिस रिस्पॉन्स वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम what had happened in the previous crisis in 1965 and 1973। पुराने क्राइसिस से रिस्पांस डिफरेंट था। इस बार उन्होंने आईएमएफ की हेल्प ली, ठीक है। द गवर्नमेंट tried and largely succeeded in undertaking an adjustment without cutting public investment, but with the help of a large international monetary fund लोन, आईएमएफ से लोन लेकर उन्होंने अपना काम किया, ठीक है जी। अच्छा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ी मगर फिस्कल पोजीशन तो जो थी इंडिया की वो डेट्रियोरेट हो गई। इसी बीच जो है मिसेस गांधी ने अमृतसर में आर्मी भेजी, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, और वहाँ से उससे सिख कम्युनिटी के लोग उनसे नाराज हुए। अल्टीमेटली मिसेस गांधी का 1984 में असैसिनेशन हो गया, और 31 अक्टूबर 1984 को। और उसके बाद इलेक्शन हुए, और उस इलेक्शन में उनके बेटे राजीव गांधी को फुल मेजॉरिटी मिली। और सर, फुल मेजॉरिटी भी ऐसी मेजॉरिटी के 4/5 मेजॉरिटी, 80% सीट्स मिली थी। अभी प्रेजेंट में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उनको 545 में 303 सीटें मिली हैं, 60% भी नहीं है, और ये बहुत बड़ी मेजॉरिटी मानी जाती है। 80% सोचिए कितनी बड़ी होती होगी, ठीक है। 4/5 सीट्स मिली थी इनको, 4/5। अपोजिशन का सफाया हो गया था। कहते हैं ना, बीजेपी की 2 सीट थी, 2 सीट वाली पार्टी आज 303 सीट ले। वो उसी इलेक्शन में 2 सीट आई थी बीजेपी को, वही वो इलेक्शन जहां बीजेपी को सिर्फ 2 सीट आई थी, ठीक है। तो वो एक मतलब बन गया एक बीजेपी के साथ टैग जुड़ गया, ये 2 सीट वाली पार्टी है, आज 303 पे आ गई।
ऐसा लोग बोलते हैं सभी। तो अब राजीव गांधी जी ने जब, अब देखिए ये हमारे मतलब कोई बहुत काम की चीज़ें नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल डिस्कशन है तो हमें करना पड़ रहा है, ऑथर बोल रहे हैं तो हम कर रहे हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सर बहुत काम की चीज़ें नहीं है ये। राजीव गांधी जी ने अपना टेन्योर शुरू किया, एक उनका जो स्टाइल ऑफ वर्किंग था वो बड़ा मॉडर्न था, मैनेजरियल स्टाइल बोलते हैं जिसको जिसको आप कॉर्पोरेट स्टाइल भी बोलते हैं, उस स्टाइल से उन्होंने अपना काम करना शुरू किया। ठीक है, और वो जो पुराने आइडियोलॉजिकल बैगेज थे उनके ऊपर, जब भी सोशलिस्ट गवर्नमेंट चलाते हैं, कांग्रेसी लोग जो होते हैं सोशलिज्म को फॉलो करते हैं, कैपिटलिज्म के अगेंस्ट होते हैं, नई बातों के अगेंस्ट होते हैं, बड़े ऑर्थोडॉक्स होते हैं, उन सब पुराने बैगेजेस को उन्होंने पीछे छोड़ा और अपना काम शुरू किया, नए लिबरल मेजर्स स्टार्ट किए। मगर 2 साल उनको जब ऑफिस में हुए उसके बाद उनके परेशानियां शुरू हो गई। वो फोर्स का एक उन्होंने एग्रीमेंट किया, वो फोर्स एग्रीमेंट में उन्होंने जो गन्स खरीदी, जो टैंक्स खरीदे, उसके ऊपर उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे। बीजेपी ने राम मंदिर मूवमेंट स्टार्ट किया। ठीक है, और ये उनके लिए बड़ी समस्याओं का कारण बने। उनके जो लेटर पार्ट था उनके रूल का, लास्ट के 2 साल उनके बड़े मुश्किल से बीते, बोफोर्स को लेकर, राम मंदिर मूवमेंट को लेकर बड़ी दुविधा में रहे, और इस कश्मकश में कोई ठीक से फैसला वो कर नहीं पाए। जो उन्होंने स्टार्टिंग में 2-3 साल में काम अच्छा किया था, लास्ट के 2-3 साल में वो उतना बढ़िया काम वो नहीं कर पाए, क्योंकि इसी कश्मकश में उलझ गए। इस वजह से वो इलेक्शन हार गए। 1989 में इलेक्शन हुआ, इलेक्शन हार गए, और उस इलेक्शन में जनता दल, वीपी सिंह की सरकार बनी। बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी उनको सपोर्ट करती थी। ठीक है जी। अच्छा, नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट, जैसे आजकल एनडीए यूपीए है, उस समय नेशनल फ्रंट के नाम से एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनी थी, जिसमें मिस्टर वीपी सिंह उसके हेड बने, प्राइम मिनिस्टर बने। अब यहाँ पे हुआ ये जी कि वीपी सिंह को भी फेस करना पड़ा ऑयल प्राइसेस के इंक्रीज को, और वो उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। और बीजेपी जो थी और कम्युनिस्ट पार्टी, वो राइवल पार्टीज हैं। आप आजकल समझते हैं लेफ्ट और राइट की पॉलिटिक्स, आजकल तो आप बड़े इजीली समझते हो, ये लेफ्ट लिबरल्स हैं, ये राइट फैसिस्ट हैं, ऐसे टर्म्स अक्सर आप फेसबुक व्हाट्सएप पे यूज करते हैं। ठीक है, या पढ़ते हैं, ये नहीं यूज करते, पढ़ते हैं कि वो उनको लेफ्ट लिबरल्स बोलते हैं, वो उनको राइट फासिस्ट बोलते हैं, ऐसे ऐसे करके कुछ ना कुछ कहानी चलती रहती। तो अब लेफ्ट और राइट मिलके कब तक साथ चलते हैं? अल्टीमेटली उनमें डिस्प्यूट हुआ। बीजेपी ने राम मंदिर मूवमेंट को तेज किया, उससे बचने के लिए वीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन इंप्लीमेंट कर दिया, रिजर्वेशन जिसको बोलते हैं, आरक्षण जिसको बोलते हैं। और मैं उस समय स्कूल में था, मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं आपको, तो उस समय बसों में भर भर के बच्चे जाते थे स्कूलों से, स्कूल बंक करके जाते थे, पूरी बसें तोड़ दिया करते थे, बसों में आग लगाते थे, खुद को आग लगाते थे। कितने बच्चों ने खुद को आग लगा ली उस सरकार के उस फैसले के खिलाफ। फिर प्रो रिजर्वेशन मूवमेंट भी होता था, लेकिन ज़्यादा उस समय एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट बहुत बड़ा था उस समय, क्योंकि जिनको मिलना था उनको पता ही नहीं था कि उनको मिल क्या रहा है, उनको उस बात की खबर ही नहीं थी कि उनको क्या मिल रहा है, इसलिए प्रो रिजर्वेशन कम था। लेकिन एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट बड़ा स्ट्रांग हुआ था उस समय, बड़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस हुई थी। ठीक है, अच्छा, अब ये जो इस डिस्प्यूट में फिर ये जो गवर्नमेंट थी वीपी सिंह जी की, वो चली गई। एक दिन ऐसा आया जब सरकार इस डिस्प्यूट को झेल नहीं पाई। ये जो डिस्प्यूट चल रहा था, एक तो मंडल कमीशन को लेकर, एक राम मंदिर को लेकर, जो एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट था, उस डिस्प्यूट में वीपी सिंह की गवर्नमेंट चली गई। ठीक है जी। 1980 में मंडल कमीशन बना था, उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि 27% गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो अदर बैकवर्ड क्लासेस को दी जाए, और 22.5% जो है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को दी जाए। 27% अदर बैकवर्ड क्लासेस को और 22.5% SC/ST को। अब यहाँ पर डिस्प्यूट हुआ बीजेपी का और जनता दल का, और इस डिस्प्यूट में सरकार गई। फिर चंद्रशेखर जो जनता दल का ही पार्ट थे, जो वीपी सिंह की पार्टी के मेंबर थे, उन्होंने पार्टी तोड़ी और राजीव गांधी जी के सपोर्ट से सरकार बनाई, और 4 महीने सरकार चलाई, 4 महीने। और उस समय इंडिया की इकोनॉमिक फ्रंट पे हालत इतनी खराब हो गई थी कि हमारे पास सिर्फ 4 दिन का फॉरेन करेंसी रिजर्व बचा रहा, कि 4 दिन के बाद हमारी कंट्री बैंकरप्ट हो जाती। इस हालत में हम पहुंच गए थे, क्योंकि
पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का एक दौर चल रहा था 1987 के बाद से। जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे वो कुछ फैसले नहीं कर पा रहे थे इन मूवमेंट्स के कारण। वीपी सिंह की सरकार बनी, इतने उनके पास कुल 140 अपनी सीटें थी, 545 की पार्लियामेंट में 140 जिसकी सीट थी उसने गवर्नमेंट बनाई। अब वो कैसे चलाता? 88 सीट बीजेपी की थी और शायद 60-70 सीट कम्युनिस्ट पार्टी की थी। मिला जुला के उन्होंने किसी ना किसी तरह से कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, सरकार बनाई, चला नहीं पा रहे थे, कुछ काम नहीं कर पा रहे थे। अपने आप को बचाने के लिए मंडल कमीशन लेकर आ गए, कैसे अपने आप को बचाया जाए। तो हालत खराब होगी इंडियन इकोनॉमी की, पॉलिटिक्स के चक्कर में इकोनॉमी की हालत खराब हुई। और 1991 में हमको अपना कंट्री का गोल्ड प्लेज करके बैंक ऑफ इंग्लैंड से लोन लेना पड़ा। हमारे फॉरेन करेंसी बची नहीं थी, 4 दिन की बची थी सिर्फ। उसके बाद वीपी सिंह की सरकार 4 महीने चली गई, वो भी उसकी भी पॉलिटिकल स्टोरी यहाँ लिखी नहीं, तो मैं बताता नहीं आपको क्या लिखा है, क्या स्टोरी है, उसको छोड़ देते हैं, क्यों गई उसके पीछे की पॉलिटिक्स है, लेकिन हमारे काम की नहीं है। फिर इलेक्शन हुए 1991 में, 89 में इलेक्शन हुए थे, वीपी सिंह आए थे, 91 में फिर इलेक्शन हुए, और उस इलेक्शन के दौरान ही राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हो गया। ठीक है जी, श्री पेरम्बदूर में गए थे इलेक्शन रैली को वो एड्रेस करने, और वहीं पे बम धमाका हुआ और उनकी मौत हो गई। फिर सिंपैथी वेव मिली कांग्रेस को, और कांग्रेस को उस इलेक्शन में 226, क्योंकि एक बहुत बड़ा फेज का, नॉर्थ इंडिया का बहुत बड़े फेज का रीजन का इलेक्शन हो चुका था, वहां पे वोटिंग हो चुकी थी ऑलरेडी, उसके बाद उनका असैसिनेशन हुआ, तब उनको 226 सीटें मिली कांग्रेस को। और पीवी नरसिम्हा राव वो हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, और जो ये हैं मनमोहन सिंह जी, ये उस समय बने फाइनेंस मिनिस्टर। ये तब पहली बार पॉलिटिक्स में आए और फाइनेंस मिनिस्टर बने, और बड़ा वंडरफुल काम किया उन्होंने उस समय। जो हमारी हालत थी उस समय बहुत ही खराब थी, बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में थी इंडियन इकॉनमी। ये पहले आरबीआई गवर्नर रह चुके थे मनमोहन सिंह जी, इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमी की समझ थी, तो इन्होंने बड़ी एफिशिएंटली चीज़ों को हैंडल किया। जब ये आए थे तो उस समय इन्फ्लेशन 12% था, करंट अकाउंट डेफिसिट 3.5% जीडीपी था, और 45% ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो जितना हम एक्सपोर्ट करते थे उसका 45% तो करंट अकाउंट डेफिसिट ही था, सोचो। अब इन्होंने, अब यहाँ पर इस बात का बहुत जिक्र नहीं किया ऑथर ने कि इन्होंने पॉलिसीज क्या लगाई। ठीक है, मतलब ये जो लेक्चर है, ये जो चैप्टर है, ये पॉलिटिकल एनालिसिस ज्यादा है इकोनॉमिक एनालिसिस से, मेरा ऐसा मानना है। उन्होंने क्या पॉलिसीज लगाई उसका बहुत जिक्र यहाँ पे ऑथर ने किया नहीं है, बस ये बताया कि ठीक है उन्होंने क्या सिचुएशन फेस करी। एक्सटर्नल डेट टू एक्सपोर्ट्स रेशियो वाज 250%। हम जितने एक्सपोर्ट्स करते थे उसके 250 गुना हमारा एक्सटर्नल डेट था, और 1980 में ये 150 टाइम्स था। 1980 से 1991 तक आते आते 250 टाइम्स हो गया। ठीक है जी। अब नई गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन, मेन इन्होंने जो काम करा उस समय बड़ा ज्यादा लाइसेंस राज था, परमिट राज, लाइसेंस राज। कुछ भी काम करना है परमिट लो, लाइसेंस लो, सरकारी अफसरों को रिश्वतें बांटो, एक जगह एक डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लो, फिर दूसरे से लो, फिर तीसरे से लो, फिर चौथे से लो। बिजनेसमैन सोचता रहा काम ही क्यों करना है, काम नहीं करेंगे ऐसा, ये बिजनेस किस काम का, इतनी परमिशन में उलझ जाते हैं हम तो। ठीक है, इन्होंने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई। आज जो आप पेप्सी और कोका कोला पीते हैं, ये पहले इंडिया में नहीं होती थी। 91 के बाद से ही पेप्सी आई, कोक आई। पहले तो इंडियन ब्रांड्स चलते थे, इंटरनेशनल ब्रांड्स इंडिया में काम नहीं करते थे, क्योंकि इतने परमिशंस लेनी पड़ती थी उनको, लिए बड़ा मुश्किल था परमिशंस लेके काम करना, तो वो इंडिया में काम नहीं करते थे। इंडियन ब्रांड्स ही चलते थे इंडिया में। ठीक है, फिर ये इंटरनेशनल ब्रांड्स आने शुरू हुए। अच्छा जी, और 91-92 में जो ग्रोथ थी वो नेगेटिव रीजन में चली गई थी। आप समझ सकते हैं, अगर हमारा फिस्कल पोजीशन बहुत डेटरीरेटेड था, हमारे ऊपर इतना ज़्यादा लोन था, तो उस समय हमारी जो हालत थी वो बहुत ही खराब थी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ये बताते हैं कि 1980-81 से 92-93 तक जो ग्रोथ रेट था ऑन एन एवरेज 5.2% था। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा अपने पास।
इन द पीरियड 1980 टू 19, ये अब यहाँ से जो अब ये जो स्टेज स्टार्ट होती है ना मनमोहन सिंह जी की, इसको आप ध्यान दीजिएगा, कभी क्वेश्चन आता है तो इसको आप कोट कर सकते हैं वहां पे। In the period 1981 to 92-93, the growth rate averaged 5.2% per annum. 5.2% per annum का growth rate था, ठीक है, and it was quite large as compared to 3.5% in the previous 30 years. 1950 से 80 तक तो 3.5% था, तो 80 के बाद कितना हो गया 5.2%। एक बहुत अच्छी खासी जंप है सर, 1.7% की जंप है। अब इयान लिटिल जो हैं उन्होंने इस बारे में 94 में अपनी बुक लिखी और उन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू इयान लिटिल द फॉलोइंग मेन फैक्टर्स आर रीजंस फॉर दिस ग्रोथ। द फॉलोइंग मेन फैक्टर्स आर रीजंस फॉर दिस ग्रोथ। कौन से फैक्टर्स हैं जी? हायर एंड मोर स्टेबल इन्वेस्टमेंट, पहला फैक्टर है हायर एंड मोर स्टेबल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा थी, मोर स्टेबल थी। दूसरा रीजन क्या बताते हैं वो, इंक्रीज इन एफिशिएंसी एज अ रिजल्ट ऑफ सम लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन की वजह से कुछ एफिशिएंसी में इंक्रीमेंट हुआ। राजीव गांधी जी ने आके मैंने बताया स्टार्टिंग के 2-3 साल लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज को फॉलो किया था, तो आप उस बात को समझिएगा, नोट करके चलिएगा कि उन्होंने भी कुछ स्टार्ट किया था, लेकिन वो क्योंकि उलझ गए उन कामों में, बोफोर्स में, राम मंदिर में, महंगाई, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया था, चीनी बहुत महंगी हो गई थी, ठीक है। एक नारा चलता था, इटली का जमाई लाया कमर तोड़ महंगाई। मुझे याद है मैं बहुत छोटा था, मैंने पढ़ा था, हमारे घर का पोस्टर लगा था उसमें पढ़ा था मैंने, इटली का जमाई लाया कमर तोड़ महंगाई। कुछ चीज़ें आपके सब कॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाती हैं, वो स्लोगन बैठ गया मेरे दिमाग में। तो उस इन्फ्लेशन की वजह से, उस बोफोर्स स्कैम की वजह से या एलिज्ड स्कैम की वजह से, जो भी आप कहें, और उस राम मंदिर मूवमेंट की वजह से वो काम बहुत ढंग से नहीं कर पाए। स्टार्टिंग में लिबरलाइजेशन किया था उन्होंने, और वो लिबरलाइजेशन इज वन ऑफ द रीजन जो ग्रोथ 3.5% से 5.2% पे गई है, ठीक है। एक तो बोलते हैं क्या वो हायर एंड मोर स्टेबल इन्वेस्टमेंट, दूसरा एफिशिएंसी ड्यू टू लिबरलाइजेशन, और तीसरा है रैम्पेंटली एक्सपेंशनरी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। गवर्नमेंट जो पॉलिसीज उसमें यूज कर रही थी वो एक्सपेंशनरी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी। देखिए मैं ऐसा कहूँगा कि 1960s और 1970s का जो दौर था, 50s और 60s का जो दौर था, वो कीनेशियंस का दौर था, कीन्स वहाँ पे हावी थे। 70s के बाद मोनेटरिस्ट्स आ गए, और 80s के दौर में, 80s में फिर से न्यू कीनेशियंस सामने आए, और न्यू कीनेशियंस फिर कीनेशियंस होते हैं वो गवर्नमेंट पॉलिसीज को प्रमोट करते हैं, ठीक है ना। तो वो जमाना था जब न्यू कीनेशियंस सामने आ रहे थे और गवर्नमेंट की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज को वो एम्फेसाइज कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ने भी एक्सपेंशनरी पॉलिसीज को यूज किया, ठीक है। जिस जमाने में थे उस जमाने के अकॉर्डिंग की बात की, राइट, ठीक है जी। अच्छा, अब डेटा दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। इन्वेस्टमेंट इन 1980s वेंट अप टू एन एवरेज ऑफ 21% ऑफ जीडीपी। इन्वेस्टमेंट 21% जीडीपी हो गई, कंपेयर्ड विद 17% इन द प्रीवियस 15 ईयर्स। तो 1980s में इन्वेस्टमेंट 21% थी, उसके पहले के 15 साल लगभग 17% थी, तो 4% का इंक्रीमेंट आ गया उसमें। और सिर्फ प्राइवेट नहीं बढ़ी, सिर्फ पब्लिक बढ़ी, दोनों बढ़ी, बोथ पब्लिक एंड कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स, बोथ पब्लिक एंड कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज्ड, एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट वाज फार मोर स्टेबल इन 1980s। पब्लिक इन्वेस्टमेंट ज्यादा स्टेबल थी 1980s में, ठीक है जी। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड ड्यू टू वेरियस हेजिस्टेंट मूव्स टुवर्ड्स लिबरलाइजेशन। डरते डरते, जैसे आपको कहा जाए इस घर में भूत है इस घर के अंदर, आपने मार दी शेखिया, मैं डरता नहीं भूत से, बोल तो दिया, करे जा। अब आप डरते 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 दरवाजा खोल रहे हैं, वैसी सरकार डरते डरते खोल रही थी दरवाजा लिबरलाइजेशन का, और लेकिन जितना भी उसने खोला उससे कुछ फायदा हुआ इंडियन इकोनॉमी को, और पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ी, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, ठीक है जी। अच्छा, मगर इसमें एक बहुत बड़ा रूल इस बात का भी था कि गवर्नमेंट ने फॉरेन बोरोइंग स्टार्ट की थी, फॉरेन बोरोइंग्स का बहुत बड़ा रूल था। बट द हायर ग्रोथ वाज आल्सो बेस्ड ऑन
Higher growth was also based on the large increases in government and foreign borrowings. तो भाई जब उधार लेके आप कुछ काम करेंगे तो कल को उधार वापस भी तो करना पड़ेगा. तो इस ग्रोथ में अपने डिस्ट्रक्शन का सीड भी है. अगर आप बहुत ज्यादा उधार ले लेंगे तो वापस कैसे कर पाएंगे. सो इट कंटेन्ड द सीड्स ऑफ इट्स ओन डिस्ट्रक्शन. तो यानी इसमें अपनी डिस्ट्रक्शन के सीड्स थे इस पॉलिसी में. ठीक है जी. अच्छा, उसके बाद अब नरसिम्हा राव जी की एक तो खूबी रही, उन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह जी को पॉलिटिकल सपोर्ट दिया, जो बहुत जरूरी था उस समय. और उस पॉलिटिकल सपोर्ट के चलते मनमोहन सिंह जी वो सारे काम कर पाए जो इंडियन इकोनॉमी के लिए सही थे. ठीक है, अगर कोई पॉलिटिशियन फाइनेंस मिनिस्टर बनता तो शायद वो काम ना कर पाता. एक इकोनॉमिस्ट फाइनेंस मिनिस्टर बना तो उसने वो सारे काम किए जो इकोनॉमी के लिए उस समय जरूरी थे. और उसके लिए उनको एक पॉलिटिकल सपोर्ट की जरूरत थी, वरना वो मिनिस्टर रह ना पाते. और वो सपोर्ट उनको नरसिम्हा राव ने प्राइम मिनिस्टर रहते हुए पूरी तौर पे दी. ठीक है जी. यहाँ लिखते हैं ऑथर, द नरसिम्हा राव गवर्नमेंट बिकेम द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजिंग रिफॉर्म्स एज सुन एज इट टुक ओवर 91 इवन बिफोर स्टेबलाइजेशन हैड बीन अचीव्ड, दो ओवरड्यू. दिस वाज अ बोल्ड मूव दैट अराउज्ड ऑपोजिशन. बहुत शोर मचता था उस समय, ये बेच देंगे इस देश को, ये यहाँ की चीजों को बेच देंगे, ये जब लिबरलाइजेशन की पॉलिसी कर रहे हैं बाहर वाले यहाँ पे आके प्रोडक्शन करेंगे, हमारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे. ऐसे बहुत सारे यहाँ पर चलते थे बातें. लेकिन नरसिम्हा राव जी ने पॉलिटिकल सपोर्ट दिया फाइनेंस मिनिस्टर को, ये बात ध्यान रखिएगा. ठीक है जी. फिर आफ्टर शेकआउट लिबरलाइजेशन लेड टू अ साइजेबल इंक्रीज इन इकोनॉमिक एफिशिएंसी. शुरुआत में झटका लगा लेकिन उसके बाद इकोनॉमिक एफिशिएंसी लौट आई. इंडियन इकोनॉमी वाज बैक ऑन द ट्रैक. It was back on the right track, and it owes a lot to Manmohan Singh ji for this. The Rao government's reforming zeal waned with the approach of national elections after its first 3 years in office. अब जैसे जैसे इलेक्शन में 3 साल हो गए तो उनकी जो जील थी थोड़ी सी कमजोर पड़ गई. बीजेपी वहां पे स्ट्रांग हो रही थी. ठीक है जी. अच्छा, अब 96 में ऑब्वियसली 91 में इलेक्शन हुए थे, 96 में 5 साल की गवर्नमेंट होती है. 96 में नरसिम्हा राव जी का टेन्योर खत्म हो गया और अब की कोई सिंपैथी वेव नहीं थी, कांग्रेस नहीं जीत पाई. बड़ा फ्रैक्चर्ड सा मैंडेट आया. कांग्रेस के पास भी कुछ सीट्स हैं, बीजेपी के पास भी कुछ सीट्स हैं, शायद 125 के आसपास सीट्स बीजेपी के पास हैं, शायद 150-200 सीट्स कांग्रेस के पास हैं. ना ये बना सकते ना वो बना सकते. फिर कुछ छोटे छोटे पार्टीज हैं, किसी के पास 20 सीट हैं, किसी के पास 10 सीट हैं, किसी के पास 5 सीट हैं, और सब नेगोशिएट कर रहे हैं मैं बनूंगा मंत्री. वो बड़ा ही एक नेगेटिव टाइम था इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर. 96 से लेकर 98 तक का 2 बार इलेक्शन हुए उसमें. एक बार HD देवगौड़ा जी बने प्राइम मिनिस्टर, एक बार मिस्टर IK गुजराल बने प्राइम मिनिस्टर, और फिर फाइनली 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी एक फॉर्मिडेबल मेजोरिटी के साथ, बीजेपी को तो मेजोरिटी नहीं मिली थी लेकिन NDA जिसको बोलते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बीजेपी का जो अलायंस है, उसको एक फॉर्मिडेबल मेजोरिटी मिली और उन्होंने सरकार बनाई और चलाई. वहां से फिर एक स्टेबिलिटी का दौर आया है. ठीक है. उसके बाद फिर 2004 में वो इलेक्शन हार गए, फिर कांग्रेस की सरकार आई, 2009 में फिर कांग्रेस की आई, 14 में बीजेपी की आई. इसके बाद आप तो बड़े हो चुके हैं, तब तक तो 2014 के बाद तो आप बड़े हो चुके हैं, आपको सब पता है कि 14 के बाद क्या हुआ और 19 में क्या हुआ, सब आप जानते हैं. अब आपको क्या बताना है. ठीक है जी. तो ये बुक भी 16 तक में पब्लिश हुई थी, 16 तक की बात ही कर रही है. अब बीजेपी की सरकार बनती है जी. यहां से आगे आइए, बीजेपी ने क्या किया, इन्होंने इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स है उसकी प्रोसेस को कैरी फॉरवर्ड किया. भले देखो ये एक बड़ा ही विचित्र खेल है. जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो GST लाना चाहती थी, बीजेपी वाले शोर मचाते थे कि हम GST लाने नहीं देंगे. जब बीजेपी सरकार आई वो GST लाई, लेकिन कांग्रेस वाले शोर मचाते रहे हम GST लाने नहीं देंगे.
जब कांग्रेस की सरकार थी तो जब वो रिफॉर्म्स करते थे, बीजेपी शोर मचाती थी रिफॉर्म करना सही नहीं है, देश के नुकसानदायक है। जब बीजेपी रिफॉर्म करती है, कांग्रेस शोर मचाती है कि रिफॉर्म करना सही नहीं है, नुकसानदायक है। ठीक है, तो लेकिन जो पार्टी पावर में आती है वो रिफॉर्म को डिसकंटिन्यू नहीं करती, रिफॉर्म को कंटिन्यू ही करती है। तो बीजेपी ने भी रिफॉर्म्स को कंटिन्यू किया, लिबरेशन को कंटिन्यू किया, और जो ये सेल ऑफ पीएसयूज हैं ये वहीं से स्टार्ट हुए। पीएसयूज को, जो लॉस मेकिंग पीएसयूज थे, उनको बेचना स्टार्ट कर दिया। ठीक है जी। अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम किया, सड़कें बनी, इलेक्ट्रिसिटी और टेलीकम्युनिकेशंस के ऊपर काम हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम हुआ, और उनने नारा दिया इंडिया शाइनिंग। ठीक है जी। लेकिन वो नारा लोगों को पता नहीं क्यों पसंद नहीं आया, और 2004 में अटल बिहारी जी की चुनाव हार गए, और उस चुनाव के हारने के बाद फिर से कांग्रेस की गवर्नमेंट आई। अब मैं बोल रहा हूँ, ये किसी इकोनॉमिक्स के काम की चीजें नहीं है, लिखी है तो मैं बोल के बता रहा हूँ आपको इकोनॉमिक्स में क्या करना है, इनका पॉलिटिक्स है सब कुछ। तो कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, इसका उनके अलायंस का नाम था यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसको यूपीए जाना जाता है। 2004 में सरकार बनी, 2004 से 9 तक उसको यूपीए 1 बोलते हैं। 2009 में फिर से कांग्रेस को पहले से भी ज्यादा मेजोरिटी के साथ सीटें आई, उसको यूपीए 2 बोलते हैं। जैसे 2014 में बीजेपी को आई थी, फिर 19 में और ज्यादा आ गई पहले से भी। ऐसी जो जितनी 2004 में कांग्रेस को आई थी, 2009 में 4 से भी ज्यादा आई। तो 2004 से 9 को बोलते हैं यूपीए 1, और 2009 से 14 को बोलते हैं, फ्रॉम 2009 टू 14 वी कॉल इट यूपीए 2। इन दोनों टेन्योर में मनमोहन सिंह जी बने थे प्राइम मिनिस्टर। सोनिया गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस इलेक्शन लड़के जीती थी, मगर सोनिया गांधी जी ने मनमोहन सिंह जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने की पेशकश की। वजह ये थी कि वो, उनके ऊपर एलिगेशन लगा कि वो फॉरेन ओरिजिन की हैं, इटली ओरिजिन की हैं, तो उनको इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए। ठीक है, अब ये वो दौर था 2004 का जो दौर। अब देखिए 98 से लेकर 2004 तक इंडिया में एक तो स्टेबल गवर्नमेंट रही। स्टेबिलिटी की बहुत बड़ी वैल्यू होती है सर। आप इकोनॉमिक पॉलिसीज को परसिस्टेंटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चला सकते हैं। ठीक है, और जो प्राइम मिनिस्टर, उसको इस बात की चिंता नहीं होती कि भाई मेरी सरकार जाने वाली, मैं सरकार बचाऊं कि इकोनॉमी को देखूं। जब वीपी सिंह बने, सरकार बचाने में लगे रहे। पीवी नरसिम्हा राव की भी सरकार माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, उनके पास फुल मेजोरिटी नहीं थी, उनके पास 30-40 सीटें कुछ कम थी, तो वो भी सरकार बचाने में लगे रहते थे। शुरू के 2-3 साल तो लोगों ने उनको परेशान नहीं करा, क्योंकि इकोनॉमी की हालत बड़ी खराब थी उस समय। सरकार बनी, चलने दो, कोई बात नहीं, इकोनॉमी तो पहले राइट ट्रैक पे आ जाए। जब आ गई तो उसके बाद उनको भी परेशान करना शुरू हो गया कि भाई अब इनकी सरकार गिरानी है। तो वहां से लेकर 96 में और 98 तक किसी की मेजोरिटी थी नहीं, आया राम गया राम चल रहा है। 98 के बाद से जब एक बीजेपी की स्टेबल गवर्नमेंट बनती है, तो वहां से एक स्टेबल पॉलिसीज फॉर्मुलेट होती हैं, और उसका फायदा मिला इंडिया को जब 2004 से लेकर 2003-4 से लेकर जब हम आगे देखते हैं, तो वहां पर 2003 फ्रॉम 2003 2004 टू 2009-10 वी कॉल इट गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन ग्रोथ स्टोरी। गोल्डन पीरियड बोलते हैं उसको, जब यूपीए 1 की सरकार चल रही थी मनमोहन सिंह के प्राइम मिनिस्टर के टाइम में। ऐसा नहीं है कि मनमोहन सिंह जी ने बहुत उस समय चमत्कार किया था, लेकिन जो पहले एक स्टेबिलिटी चल रही थी, उस स्टेबिलिटी का फायदा मिला। और बड़ी बात, जैसे 90s में क्या था, गल्फ वॉर चल रही थी, इराक ने कुवैत पे कब्जा कर लिया, फिर जॉर्ज बुश आगे सद्दाम हुसैन को मारने के लिए, वहां से लड़ाई चल रही है। तो वो 2000 जब ये 21st सेंचुरी स्टार्ट होती है, वहां से लेकर 2009 तक कोई मेजर वर्ल्ड क्राइसिस हुआ नहीं। ठीक है जी, कोई मेजर वर्ल्ड क्राइसिस हुआ नहीं, जिसकी वजह से कोई बहुत ज्यादा समस्या आए। तो एक 9/11 हुआ था 2002 में, अदरवाइज कोई वर्ल्ड क्राइसिस मेजर नहीं हुआ ऐसा जिसकी वजह से कोई झगड़े की नौबत आए और कोई बड़ा इकोनॉमिक प्रेशर पड़े, ऑयल प्राइसेस राइज करें। जब भी गल्फ में झगड़ा होता है तो ऑयल प्राइसेस राइज कर जाते हैं, तो ऐसा कोई आया नहीं समय। तो इस वजह से एक बड़ा, आप कह सकते हैं, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट था इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और उस कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में इंडियन इकोनॉमी ने बहुत जबरदस्त ग्रोथ करी है सर। ठीक है, अच्छा, तो 8.5% की ग्रोथ, मैंने डेटा लिखा है यहाँ पे, ग्रोथ वाज वेरी रैपिड, अराउंड 8.5% ईयर। और जो पर कैपिटा जीडीपी था वो 7% पर एनम बढ़ रहा था, 7% पर कैपिटा इनकम बढ़ रही थी, और जीडीपी 8.5% बढ़ी है 2003-2004 से 2010-2011 तक। अब इसके बाद क्या होता है, 2008 में एक मेजर ग्लोबल क्राइसिस, ग्लोबल क्रेडिट क्राइसिस, फाइनेंशियल वर्ल्ड में क्राइसिस आता है, बैंक्स मेल्ट डाउन करते हैं। ठीक है, लीमैन ब्रदर्स,
एक बैंक है यूएस में, वो मेल्ट डाउन करता है, उससे उसको जिसने पैसा दिया उन बैंक्स की हालत पतली होती है। इंडिया में आईसीआईसीआई बैंक की हालत खराब होती है। वर्ल्ड इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है 2008 में, बहुत बड़ा झटका लगता है सर। हम ऐसा बोलते हैं कि ग्रेट डिप्रेशन 1920-30 से ग्रेट डिप्रेशन के बाद सबसे बड़ा जो शॉक लगता है वो 2008 में लगता है। 2008 में इंडिया में जो ग्रोथ रेट था वो 6.7% पे चला गया था 8% से, लेकिन उसके बाद अगले 3 साल तक वापस 8% पे चला गया। मगर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता यह है कि ग्रोथ रेट स्लिप करता है, 5% के आसपास आ जाता है। 11-12 से 13-14 तक 5% के आसपास चला जाता है ग्रोथ रेट। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ता है। जो यूपीए 2 का लास्ट के 2-3 साल है, वहां पे बहुत सारे करप्शन के चार्जेस लगते हैं, 2G स्कैम, 3G स्कैम, ये स्कैम, वो स्कैम, दुनिया कोल स्कैम, ठीक है, दुनिया जहान के करप्शन के चार्जेस लगते हैं। मनमोहन सिंह जी की इमेज के ऊपर ब्लॉट लगता है। फिर वही समस्या आ जाती है कि जब ये सब समस्याएं आती हैं तो गवर्नमेंट का जो ओरिएंटेशन होता है इकोनॉमी के ऊपर वो हट जाता है। उनका भी ओरिएंटेशन हट गया, अपनी गवर्नमेंट को बचाने में लग गए, वो किस तरह से अगला इलेक्शन जीता जाए। लेकिन जो होना था वो तो तय हो चुका था, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट की बहुत बदनामी हो गई थी, ठीक है। उनकी, मैंने लिखा है यहाँ पे, कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन, ग्रोथ स्लो डाउन एंड वेरियस करप्शन स्कैंडल्स लेड टू कोलैप्स इन द गवर्नमेंट्स रेपुटेशन। उस समय एक टर्म चलती थी जिससे आजकल चलती है, डिबेट चलती है, डिबेट तब भी चलती है, उस समय बोलते थे पॉलिसी पैरालाइसिस। पॉलिसी पैरालाइसिस, सरकार उलझ गई है इन स्कैंडल्स में और कुछ पॉलिसी बना ही नहीं पा रही है, पॉलिसी पैरालाइसिस। बड़ा फेमस एक किस्सा हुआ था, मनमोहन सिंह जी ने एक कोई बिल पास करवाया और राहुल गांधी जी ने आके पब्लिक में सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके इस बिल को फाड़ दिया। लो जी, ये बिल को मैं फाड़ देता हूं, अपनी सरकार के बिल को फाड़ देता हूं, ठीक है। तो उस समय एक ऐसा माहौल बन गया था कि क्या फैसले मनमोहन सिंह जी ले रहे हैं, कौन ले रहा है, तो एक वो सिचुएशन थी। गवर्नमेंट की बदनामी हो गई थी। अल्टीमेटली 2014 में इलेक्शन हुए, कांग्रेस को हारना ही था वो इलेक्शन, सामने कोई खड़ा होता जीतता, कांग्रेस को हारना ही था वो इलेक्शन, कांग्रेस ने हारना था। क्योंकि एक तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया था, स्कैंडल्स के बहुत ज्यादा चर्चे चलते थे, ग्रोथ स्लो डाउन हो गई थी, तो कांग्रेस ने वो इलेक्शन हारना ही था। बीजेपी ने इलेक्शन लड़ा और जीता, और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी बने प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद की घटनाएं जो है वो आप जानते हैं। ये हमने एक पॉलिटिकल बैकड्रॉप, टॉपिक का नाम भी लिखा है, द पॉलिटिकल बैकड्रॉप, ठीक है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि इसका क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के पेपर में आपके सामने आएगा, लेकिन अगर आएगा तो ये सारी घटनाओं का वृत्तांत आपको सुनाना पड़ेगा। यू हैव टू डिस्क्राइब ऑल दीज थिंग्स। ये जो पॉलिटिकल सिचुएशंस थी इन सबको आपको लिखना पड़ेगा, जो मैंने डिस्कस करी आपके साथ, ठीक है। समझ गए बात को। अब इसके आगे हम लोग इसी टेन्योर में 1980 से 2014 टेन्योर में ग्रोथ को क्या हुआ, कैसे कैसे ग्रोथ हुई, किन कारणों से हुई, कौन कौन सी पॉलिसीज ने फायदा पहुंचाया, कौन से नुकसान पहुंचाए, अगले लेक्चर में इस बात की चर्चा करेंगे, ठीक है जी। ओके, थैंक यू।